हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। लास्ट लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि हम देख चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे, यानी कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। एंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट कि बिना किसके कांटेक्ट में आए, बैक्टीरिया आपस में कांटेक्ट में आए बिना क्या करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाए बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए, तो इसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में किस तरह से काम आता है, कैसे ये काम करता है, ये हमें आज के लेक्चर में समझना है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रोल है और किस तरह से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है। हमने देखा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया में क्या है कि दो तरह की वेराइटीज प्रेजेंट होती हैं। एक होता है S3 और दूसरा होता है R2। S3 क्या करता है, स्मूथ है। क्यों है स्मूथ? क्योंकि इसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कैप्सूल से मिलकर बनी है, जो एक तरह का म्यूकस है, पॉलीसेकेराइड है। अब जब आउटर मोस्ट लेयरिंग क्या है, इसकी किससे मिलकर बनी है, हम बोल रहे हैं कि इसकी मिलकर बनी है कैप्सूल से, यानी कि यहाँ पर कैप्सूल प्रेजेंट है। और S3 जो है स्मूथ बैक्टीरिया है, यानी कि ये क्या करेगा, स्मूथ कॉलोनी को प्रोड्यूस करेगा। और S3 क्या होता है, वायरुलेंट होता है, पैथोजेनिक होता है, जो क्या करेगा कि पैथोजेनिक होने की वजह से ये क्या करेगा, डिजीज को कोज करेगा। जबकि R2 क्या है, रफ बैक्टीरिया है, इससे जो कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी वो रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस होंगी। और ये नॉन वायरुलेंट है, यानी कि नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि इससे किसी भी तरीके की डिजीज क्या होगी, कोज नहीं होगी। अब समझने वाली बात ये है कि S3 की वजह से डिजीज कोज हो रही है उसको हम पैथोजेनिक बोल रहे हैं, और R2 की वजह से डिजीज नहीं हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि नॉन वायरुलेंट बोल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न बहुत सिंपल सा है। रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से S3 में जब वो बैक्टीरिया के अंदर मतलब एंटर करेगा, ये कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से जब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया एंटर करेगा तो क्या होगा कि भैया कैप्सूल है तो हमारा या किसी का भी जो इम्यून सिस्टम होगा उसको इजीली नहीं पहचान पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कोई बाहर ही हम उसकी बॉडी में, होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया। तो ये क्या करेगा कि होस्ट की बॉडी में एंटर करने के बाद में भी मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपीज बना लेगा, कॉलोनी बना लेगा और बीमार कर देगा। लेकिन R2 के आउटर मोस्ट लेयर पे क्या है कि वहां पर जो है कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। तो कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है तो जैसे ही यह होस्ट सेल में एंटर करेगा पता लग जाएगा कि कोई बाहर ही आ गया, और जिस होस्ट सेल में एंटर करेगा उस होस्ट सेल का जो इम्यून सिस्टम है वो R2 को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है, S3 तो डिजीज कॉज करता है, उसको हम वायरुलेंट बोल रहे हैं, जबकि R2 को हम नॉन वायरुलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि किस तरह की कॉलोनीज बनेगी, इसको क्यों पैथोजेनिक बोला है, क्यों पैथोजेनिक नहीं बोला है। आज हम देखेंगे ग्रिफिथ का एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, वो हमें आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में क्या करना है बच्चों, डिस्कस करना है। तो ग्रिफिथ में क्या होता है, देखो बच्चों, सबसे पहले ये क्या करता है कि स्ट्रैंड करता है। हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले स्ट्रैंड क्या किया गया, स्ट्रैंड क्या हुआ। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले लिखूंगी कि स्ट्रैंड क्या कराया हमने, यानी कि कौन सी कॉलोनी को इंजेक्ट किया, स्ट्रैंड किया है, S3 को या फिर R2 को। फिर देन मैं बताऊंगी आपको कि इंजेक्टेड इनटू, कि इंजेक्ट किसमें किया है। सबसे पहले कौन सा स्ट्रैंड लिया है हमने, देन हम डिस्कस करेंगे कि इंजेक्टेड इनटू यानी कि किसके अंदर इंजेक्ट किया है हमने। फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में क्या कि जो है वो रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट क्या है, यानी कि वो सरवाइव करता है जो भी होस्ट है, यानी कि यहाँ पे होस्ट तो चूहा ही होने वाला है, तो होस्ट सरवाइव करता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, उसके बारे में। देन हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, रिकवरी के बारे में, रिकवरी के बारे में, यानी कि लास्ट में जो हमने देखा उसकी बॉडी में मिला क्या, होस्ट सेल की बॉडी में हमें फाइनली मिलता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ कि नॉर्मली एक डिस्कशन हुआ यहाँ पर, स्ट्रैंड किया गया। किसको स्ट्रैंड किया कि देखिए कि सबसे पहले किसको डाला हमने, कि हमने डाला है S3 की कॉलोनी को। किसको डाला है, S3 को डाला है, स्ट्रैंड किया है। किसमें इंजेक्ट किया है, माइस में इंजेक्ट किया है। माइस में जैसे ही S3 को इंजेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि S3 क्या करेगा कि बीमारी कॉज करने वाला है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, तो ये क्या करेगा, चूहे को बेचारे को निमोनिया कर देगा। जब चूहे में निमोनिया हो जाएगा तो चूहा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो चूहे की क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेथ हो जाएगी। और
डेथ होने के बाद में हम देखेंगे कि चूहे की बॉडी से रिकवर क्या हुआ, चूहे की बॉडी से हमें मिला क्या। तो हम देखेंगे कि चूहे की बॉडी से हमें क्या मिल रहा है कि एस्थर के जो जीन्स है, एस्थर जो बैक्टीरिया है वो हमें क्या होने वाला है, चूहे की बॉडी से रिकवर होने वाला है। तो एक कंडीशन तो ये कि जब एस्थर को हमने इंजेक्ट किया है, एस्थर का स्ट्रेन हम ले रहे हैं और एस्थर को हम किसके अंदर डाल रहे हैं, माउस के अंदर डाल रहे हैं, माइस के अंदर, चूहे के अंदर जब एंटर कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ये तो एस्थर तो वायरुलेंट है, बीमारी कॉज करता है और उसकी डेथ हो जाती है और लास्ट में रिकवरी किसकी होती है कि एस्थर की ही रिकवरी होती है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम एस्थर दे रहे थे पहले, अब हमने स्ट्रेन लिया है किसका, 8 सेकेंड का। किसका स्ट्रेन लिया है बच्चों, हमने स्ट्रेन लिया है अब 8 सेकेंड का। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। हम किसका स्ट्रेन ले रहे हैं कि अब ले रहे हैं हम स्ट्रेन 8 सेकेंड का। किसके अंदर एंटर करवाएंगे, इंजेक्टेड इनटू माइस। अब आपको पता है कि 8 सेकेंड जो है वो तो क्या करता है कि बीमारी कोज करता ही नहीं है। जब बीमारी कोज नहीं करता है तो माइस कैसा रहेगा, जिंदा रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा, अलाइव, जिंदा रहेगा, ये इसकी डेथ नहीं होगी, माइस विल बी अलाइव। एंड क्या होगा कि जो एस्थर होगा, एस्थर यानी कि अलाइव लिख सकते हो या फिर सर्वाइव लिख सकते हो, क्या करेगा कि ये सर्वाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, मरेगा नहीं है। क्यों, और सबसे खास बात पता है क्या है कि जब रिकवरी होगी तो हम देखेंगे कि जो चूहे की बॉडी थी उससे क्या मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कुछ भी क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 8 सेकंड की बॉडी को 8 सेकंड जब एंटर कर रहा है चूहे के अंदर, तो उसके इम्यून सिस्टम ने, चूहे के इम्यून सिस्टम में 8 सेकंड को पहचान लिया, 8 सेकंड को पहचान लिया तो इसको मार दिया, डेड कर दिया भैया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जब डिस्ट्रॉय हो गया है 8 सेकंड तो मिलेगा ही क्यों उसकी बॉडी में, तो नहीं मिलेगा यहाँ पे कुछ भी। अब थर्ड चीज क्या है कि हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब लिया इन्होंने, साइंटिस्ट ने यानी कि ग्रिफिथ ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया इन्होंने, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रख लिया। थर्ड कंडीशन में ये क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में क्या कर देते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रख देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रख दिया, एक टेस्ट ट्यूब लेके इन्होंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को इसमें रख दिया और साथ में इसमें क्या रख दी कि एस थर्ड की जो कॉलोनी थी, एस थर्ड की जो कॉलोनी थी उसको रख दिया। और एस थर्ड की कॉलोनी को रखने के बाद में इसको क्या किया कि हीट दे दी। क्या कर दी, हीट दी। और हीट देने के बाद में आपको पता है कि जब हीट दी जा रही है तो एस थर्ड क्या हो जाएगा कि किल हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा हमें लास्ट में वो क्या है, हीट किल्ड एस थर्ड। क्या है बच्चों, हीट किल्ड एस थर्ड। तो क्या किया इन्होंने कि पहले तो एस थर्ड को दिया, एस थर्ड का स्ट्रेंथ दिया, एस थर्ड का स्ट्रेंथ देने के बाद में चूहा मर जाता है, लास्ट में रिकवरी होती है एस थर्ड की। 8 सेकंड जब दिया जा रहा है तो चूहा सर्वाइव कर जाता है, कुछ नहीं होता है चूहे को और उसकी बॉडी से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। थर्ड में ये क्या कर रहे हैं कि थर्ड स्टेज ये बोल रहे हैं कि मैं अब देने वाला हूँ, क्या स्ट्रेंथ दूंगा मैं कि मैं हीट किल्ड एस थर्ड, हीट किल्ड जो एस थर्ड है, क्या किया इन्होंने कि एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें एस थर्ड का जो स्ट्रेंथ था उसको डाल दिया और उसको गर्म कर दिया। तो लास्ट में ठंडा करने के बाद में मैं क्लियरली बोल रही हूँ क्या किया है कि एस थर्ड की कॉलोनी को लिया है, टेस्ट ट्यूब में डाला और उसको गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद में हैंड टू हैंड, ये माउस में इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको, चूहे के अंदर इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हैंड टू हैंड नहीं कर रहे हैं। ठंडा होने के बाद में ये क्या करेंगे कि ठंडा होने के बाद में हीट किल्ड एस थर्ड को किसके अंदर स्ट्रेंड कर देंगे, माउस के अंदर स्ट्रेंड कर देंगे। तो अब क्या दे रही हूं मैं, हीट किल्ड एस थर्ड, हीट किल्ड एस थर्ड दिया तो इंजेक्टेड इनटू माइस। तो हीट किल्ड एस थर्ड देने के बाद भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो चूहा है वो जिंदा है, सर्वाइव कर जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट में क्या होगा कि इसकी बॉडी से क्या रिकवर होगा कि यहाँ पर भी कुछ भी रिकवर नहीं होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे एस थर्ड दिया है तब भी बॉडी से कुछ भी रिकवर क्यों नहीं हुआ चूहे की से, इस वजह से रिकवर नहीं हुआ बच्चों क्योंकि जो एस थर्ड की कॉलोनी थी उसको हमने गर्म कर दिया। जब जैसे ही गर्म कर दिया तो एस थर्ड का जो कैप्सूल था वो डिस्ट्रॉय हो गया। कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गया तो जैसे ही उसको मरने के बाद में यानी कि उसका कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गया, जो बैक्टीरिया था एस थर्ड वो भी मर चुका है। अब उस मरे हुए को ठंडा करके हम माउस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या ही कर सकता है, जो पहले से ही डेड है वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ भी नहीं होएगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं कि साइंटिस्ट ने बोला कि हीट किल्ड एस थर्ड दिया तब तक तो ठीक है मामला। अब इन्होंने क्या किया कि इस एक टेस्ट ट्यूब में तो ये पहले क्या ले चुके थे, हीट किल्ड एस थर्ड बना लिया था इन्होंने। क्या किया था, एस थर्ड की कॉलोनी को हीट दे दी थी और एस थर्ड को मार दिया था। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं कि ये एको टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या करते हैं, ये एको टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में ये क्या रख रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में ये रख रहे हैं 8 सेकेंड अलाइव
आर सेकेंड, जिंदा आर सेकेंड को रखते हैं। क्या कर रहे हैं कि अब ये क्या कर रहे हैं कि पहले वाले टेस्ट ट्यूब में तो इन्होंने मार ही रखा है उसको एस थर्ड की कॉलोनी को गर्म करके, अब एक और टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं और एक और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में उसमें उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है इन्होंने, जिंदा आर सेकेंड का स्ट्रैंड रखा है। क्या रखा है, जिंदा आर सेकेंड का स्ट्रैंड रखा है। अब ये क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर देते हैं कि दो टेस्ट ट्यूब ली इन्होंने, पहले तो एस थर्ड लिया, एस थर्ड को गर्म किया और गर्म करने के बाद में क्या कर दिया, उसको मार दिया। फिर एक और सैंपल ये किसका ले रहे हैं कि जिंदा आर सेकेंड का ले रहे हैं। फिर ये क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इन दोनों को क्या किया इन्होंने, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और ठंडा होने के लिए डाल दिया साथ में, और ठंडा होने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हीट किल्ड एस थर्ड के साथ में अलाइव आर सेकेंड को किसके अंदर, माउस के अंदर यानी कि चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। तो अब क्या किया इन्होंने कि हीट किल्ड एस थर्ड था, हीट किल्ड एस थर्ड लिया, दिखाई तो दे रहा है ना भाई, हाँ, और हीट किल्ड एस थर्ड के साथ में क्या किया इन्होंने, अलाइव आर सेकेंड को डाल दिया। ठीक है, जिंदा आर सेकेंड के बैक्टीरिया को इन्होंने डाल दिया। अब क्या कर रहे हैं ये कि इसको इन्होंने इंजेक्ट किया किसके अंदर, माइस के अंदर, चूहे के अंदर, और क्या हुआ यहाँ पर कि चूहे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या होती है कि चूहे की डेथ हो जाती है, और ये क्या थी, सरप्राइजिंग डेथ थी। क्या थी कि चूहे की डेथ हो जाती है, और क्या होता है यहाँ पे सरप्राइज होता है कि सरप्राइजिंगली चूहे की क्या होती है, डेथ हो जाती है। और उससे बड़ी बात क्या है कि हम देखते हैं कि चूहे की जब डेथ हो जाती है तो लास्ट में उसकी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, क्या रिकवर होता है कि यहाँ पे रिकवर होता है एस थर्ड, जिंदा एस थर्ड, अलाइव एस थर्ड क्या होता है यहाँ पर रिकवर होता है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो एस थर्ड दिया, चूहा मर गया, ऑब्वियस सी बात है पैथोजेनिक था। आर सेकेंड दिया, नॉन पैथोजेनिक था, चूहे को कुछ नहीं हुआ। फिर हमने एस थर्ड की जो कॉलोनी थी उसको गर्म किया, गर्म करके एस थर्ड जो बैक्टीरिया थे उसको मार दिया, और फिर हीट किल्ड एस थर्ड को क्या किया कि गर्म करके जो एस थर्ड को हमने मारा उसको इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। तो क्या करेगा, चूहा सरवाइव करेगा, कुछ भी नहीं होगा उसको, उसकी बॉडी से कुछ भी रिकवर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर ही चुका है, जो पैथोजेनिक है, जो बीमारी कॉज करता है वो तो मर ही चुका है, तो तुम कुछ भी इंजेक्ट करो, अब क्या फर्क पड़ता है। फिर इन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस थर्ड बनाया और साथ में अलाइव आर सेकेंड को कुछ देर के लिए क्या कर दिया कि साथ में रख दिया एक टेस्ट ट्यूब में और ठंडा होने का वेट किया। ठंडा होने का वेट करने के बाद में, थोड़ी देर रखने के बाद में इन्होंने क्या किया, इस जो नया इन्होंने बनाया स्ट्रेन कि हीट किल्ड एस थर्ड और अलाइव आर सेकेंड को इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया। तो क्या होती है कि चूहा मर जाता है, सरप्राइज हुआ कि चूहा मर गया, और लास्ट में उससे भी बड़ा सरप्राइज ये था कि उसकी बॉडी से जिंदा एस थर्ड क्या हो रहे हैं कि चूहे की बॉडी से रिकवर किए जा रहे हैं। तो ग्रिफिथ को नहीं पता था कि वो जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ क्या बोलता है कि यहाँ से क्या हुआ है कि ये जो एस थर्ड की कॉलोनी थी, क्या थी कि मरे हुए एस थर्ड की जो कॉलोनी थी, इससे कुछ तो निकला है। यहाँ पे क्या है कि कुछ तो इससे निकला है, और ये क्या है कि समथिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ही डोंट नो दैट इट इज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। उसने जेनेटिक मटेरियल डीएनए का नाम नहीं लिया है, वो बोलता है कि एस थर्ड यानी कि मरे हुए एस थर्ड से, हीट किल्ड एस थर्ड से कुछ तो यहाँ पर निकलता है, कुछ तो निकला है इससे। और ये क्या हो गया कि ये ट्रांसफर हो गया है किसके अंदर कि यहाँ पे जो आर सेकेंड प्रेजेंट था उसके ऊपर क्या हो गया, ये उसके अंदर ये ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से आर सेकेंड न रह के क्या बन गया है, एस थर्ड बन गया है। और यहाँ पर क्या हो गया कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसका, आर सेकेंड का जो था वो क्या हो गया कि आर सेकेंड था, ये क्या है आर, एक सेकेंड, ये है हमारा आर सेकेंड, और इसका क्या हो गया कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, एस थर्ड के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, इसने बोला है कि ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये नहीं पता समथिंग, या फिर इसको इसने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल समथिंग, या फिर इसने इसको क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया कि भैया ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एस थर्ड था जो उसको हीट देके मार दिया गया,
जब एस थर्ड को मार दिया तो इसका मतलब क्या था कि उसका कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गया, और जैसे ही एस थर्ड का कैप्सूल डिस्ट्रॉय हुआ उसके अंदर जो प्रेजेंट डीएनए था, डीएनए का हाई टेम्परेचर की वजह से डीनेचुरेशन हो गया। और आपको बताया कि जब हाई टेम्परेचर में डीनेचुरेशन होता है तो डीएनए स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या हुआ कि इन्होंने डायरेक्ट हैंड टू हैंड थोड़ी ना ट्रांसफर किया है, इन्होंने क्या किया है कि ठंडा होने के लिए साथ में दोनों को रखा है कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए। तो जैसे ही ये ठंडा होता है तो डीएनए हाई टेम्परेचर की वजह से डीएनए का क्या हुआ था, डीनेचुरेशन हुआ था। तो वापस से जैसे ही वो गरम होने की वजह से डीनेचुरेशन हुआ था हाई टेम्परेचर में, तो डीएनए जब ठंडा हो रहा है तो ये क्या हुआ, डीएनए वापस से रीनेचुरेशन हो गया। क्या हो गया, डीएनए आपस में जुड़ गया, वापस से डीएनए का हो गया रीनेचुरेशन। अब डीएनए का जो रीनेचुरेशन हुआ है वो एस थर्ड की जो सेल थी, एस थर्ड जो बैक्टीरिया था, उससे निकलकर ये डीएनए कहाँ चला जाता है कि 8 सेकंड के अंदर एंटर कर जाता है। और जब 8 सेकंड के अंदर ये डीएनए एंटर कर जाता है तो आपको पता है कि एस थर्ड के डीएनए में क्या प्रेजेंट था कि एस थर्ड के डीएनए में कैप्सूल बनाने वाली जीन प्रेजेंट थी। वो अब यहाँ से ट्रांसफर हो गई 8 सेकंड के अंदर। तो अब कैप्सूल बनाने वाली जीन किसके अंदर चली गई, 8 सेकंड के अंदर। तो जब कैप्सूल बनाने वाली जीन 8 सेकंड में चली गई तो 8 सेकंड को क्या हो गया कि 8 सेकंड ने अपने चारों तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लिया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और ये किस में बदल जाता है, एस थर्ड में बदल जाता है। और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए, बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ग्रिफिथ को नहीं पता है कि ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ग्रिफिथ बोल रहा है कि समथिंग या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या करता है कि एस थर्ड से निकल रहा है और किसको, एस थर्ड से निकलकर 8 सेकंड में एंटर करता है और क्या करता है कि उसको बदल देता है, उसके चारों तरफ कैप्सूल का फॉर्मेशन कर लेता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब साथ में दिया जा रहा है तो लास्ट में क्या रिकवर हो रहा है हमें कि यहाँ पे लास्ट में एस थर्ड रिकवर हो रहा है। क्या रिकवर हो रहा है, एस थर्ड मिल रहा है, जिंदा एस थर्ड मिल रहा है किसकी बॉडी से कि जब हीट किल्ड एस थर्ड और अलाइव 8 सेकेंड दे रहे हैं। लेकिन अभी इसको ये नहीं पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, यानी कि अभी सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है यहाँ से यहाँ तक, जिस वजह से चूहा मर चुका है। लेकिन ये इन्होंने जेनेटिक मटेरियल जैसा बोला कि हाँ कुछ तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसको बोला, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, ये ग्रिफिथ को नहीं पता था। आगे और भी एक्सपेरिमेंट्स आएंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्मिंग जो था, जो ट्रांसफर हुआ है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, यानी कि अभी शुरुआत हुई है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो ग्रिफिथ क्या बोलता है, देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ समथिंग, जो वहां पे समझाया वही मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ, समथिंग और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल has transformed कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, फ्रॉम हीट किल्ड एस थर्ड, टू हीट किल्ड एस थर्ड से कहाँ पे 8 सेकेंड के बीच में कुछ तो समथिंग और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। और यहाँ पे क्या है, विच हैज, जिसके पास क्या है, विच हैज इनेबल्ड 8 सेकेंड टू सिंथेसाइज कैप्सूल, जिसने क्या किया कि 8 सेकेंड को कैप्सूल बनाने के लिए क्या किया है कि मोटिवेट कर दिया है कहीं ना कहीं। तो हीट किल्ड एस थर्ड से क्या हुआ है कि 8 सेकेंड में कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, विच हैज इनेबल्ड 8 सेकेंड टू सिंथेसाइज कैप्सूल अराउंड इट, जिसने क्या किया कि 8 सेकेंड के चारों तरफ कैप्सूल का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया, विच मेड इट वायरुलेंट। अब इसको हमने क्यों बोला है कि भैया 8 सेकेंड के चारों तरफ कैप्सूल बन गया, तो 8 सेकेंड को क्या कर दिया इसने, वायरुलेंट बना दिया, पैथोजेनिक बना दिया। क्यों,
क्योंकि भाई अब अगर R सेकेंड एंटर कर रहा है चूहे के बॉडी में, तो चूहे की बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके चारों तरफ कैप्सूल प्रेजेंट है। ठीक है, पहले कैप्सूल नहीं था बेचारा, इसलिए मारा जा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आगे ये बोलते हैं दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफॉर्मिंग this must be due to transfer of genetic material, कि ये डेफिनेटली इस वजह से हुआ है, कि ऐसा पॉसिबल इस वजह से हुआ है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बट बायोकेमिकल नेचर of genetic material was not defined, कि कौन सा है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है, आरएनए है, क्या है, ये अभी तक डिसाइड नहीं है। was not defined from his experiment, इसके एक्सपेरिमेंट से ये डिफाइन नहीं हुआ है कि बायोकेमिकल जो था उसका नेचर क्या था कि भैया बायोकेमिकल क्या है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, इसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ कि पता नहीं लगा पाए। पता नहीं लगा पाए। फिर क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट आए, कौन सा, मैककार्टी, मैक्लॉड एंड एवेरी। उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि बायोकेमिकल कंपोजिशन किया। अब ये क्या करेंगे कि S3 की जो बैक्टीरिया है उसमें जो भी बायोकेमिकल्स प्रेजेंट है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, लिपिड, इन सभी को क्या करेंगे कि उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उससे निकाल लेंगे और 1 बाय 1 क्या करेंगे कि ट्रांसफर करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है कौन सा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ग्रिफिथ ने तो अपना काम कर दिया था 1928 में। 1928 में क्या हुआ कि उसके 5 साल बाद 1933 में ये 3 साइंटिस्ट आएंगे और ये पूरे 11 सालों तक क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे 1933 से लेकर 1944 तक, और पता लगाएंगे कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो दूसरे साइंटिस्ट का क्या नाम है कि बायोकेमिकल। अब जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या करेंगे ये कि ऐसा कौन सा बायोकेमिकल है, उसके कैरेक्टर्स क्या है, उसको पता लगाने के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअल में क्या है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड बात तो क्या कर दी है, ग्रिफिथ ने कर दी है कि कोई तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन ये क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका पता लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया जा रहा है। किसका, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, कि S3 से ऐसा क्या ट्रांसफर हुआ है। तो S3 बैक्टीरिया में जितने भी बायोकेमिकल्स हैं उन सभी को निकाल लिया जाएगा और हीट किल्ड S3 से सारे के सारे बायोकेमिकल्स को निकाल लिया जाएगा और 1 बाय 1 क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब में डाल के देखेंगे R सेकेंड, जिंदा R सेकेंड के साथ में, और जो R सेकेंड को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पैथोजेनिक के अंदर, वायरुलेंट बना देगा उसको, उसी को हम क्या बोलेंगे कि वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके लिए 3 साइंटिस्ट आए, किसने किया है ये, बाय ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉड और एंड मैकलिन मैककार्टी। तीन साइंटिस्ट थे, ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉड एंड मैकलिन मैककार्टी, और इन्होंने क्या किया है कि 1933 से लेकर 1944 तक 11 सालों तक, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के 5 साल बाद यानी कि 1928 में हो गया था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किया है 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट किया और पता लगाया है, क्या पता लगाया है कि एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन सा था। तो ये क्या करेंगे कि ये करेंगे हीट किल्ड जो S3 है, हीट किल्ड S3 से क्या करेंगे कि सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है उनको सेपरेट कर लेंगे। तो हीट किल्ड S3 से प्योरीफाई किया इन्होंने,
क्या क्या प्योरीफाई किया कि जितने भी क्या थे हीट किल्ड एस्थर के अंदर जितने भी बायो केमिकल्स थे, बायोमोलिक्यूल्स थे, सॉरी, हीट किल्ड एस्थर में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे उन सभी को इन्होंने प्योरीफाई किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, इन सभी बायोमोलिक्यूल्स को क्या कर दिया कि एस्थर जो हीट किल्ड एस्थर बैक्टीरिया था उससे क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करके क्या करेंगे कि ये हर एक इन सभी को वन बाय वन बायोमोलिक्यूल्स को वन बाय वन डाल के देखेंगे 8 सेकेंड के अंदर और देखेंगे कि ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जिसकी वजह से जो 8 सेकेंड था वो वायरुलेंट बन जाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो इनमें से कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया है, हीट किल्ड एस्थर है, क्या है, हीट किल्ड एस्थर लिया है और इस हीट किल्ड एस्थर से जो भी निकला है उसको क्या किया है कि अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो किसके साथ में डाला है इन्होंने, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पहले से अलाइव 8 सेकेंड प्रेजेंट है, ठीक है, और वन बाय वन करके पहले कार्बोहाइड्रेट को इसके साथ में रख के देखेंगे, फिर डीएनए को रख के देखेंगे, आरएनए को रख के देखेंगे, प्रोटीन को रख के देखेंगे 8 सेकेंड के साथ में और लिपिड को रख के देखेंगे। तो 5 टेस्ट ट्यूब्स क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। तो मैं 5 टेस्ट ट्यूब्स बनाऊंगी नहीं, मैं क्या करूंगी, 5 टेस्ट ट्यूब यहाँ पर डायरेक्ट आपको बनाकर दिखा दूंगी, ठीक है, और फिर ये पता लगाएंगे कि रिकवरी किसकी हुई है, रिकवरी ऑफ एस्थर कहाँ पर होगा, रिकवरी ऑफ एस्थर कहाँ पर हुआ, ये क्या करेंगे, ये पता लगाएंगे कौन सी जगह पर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है कि हमने मान लो सबसे पहले निकाला है क्या कि यहाँ पे क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, कौन सा बायोमोलिक्यूल था, कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल को हमने अलाइव 8 सेकेंड के साथ में रख दिया, ठीक है, 5 तरह के बायोमोलिक्यूल्स निकाले थे। सेकेंड नंबर पे हमने क्या किया, लिपिड को अलाइव 8 सेकेंड के साथ में रख दिया। फिर हमने क्या किया कि हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन को हमने अलाइव 8 सेकेंड के साथ में रख दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर आरएनए को जिंदा 8 सेकेंड के साथ में रख दिया, 8 सेकेंड बैक्टीरिया के साथ में रख दिया। फिर हमने क्या किया है कि हीट किल्ड एस्थर से निकले हुए किसको, डीएनए को, किसको बच्चों, डीएनए को हमने अलाइव 8 सेकेंड के साथ में रख दिया। तो क्या होगा, हमें तो अभी पता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो क्या जब कार्बोहाइड्रेट और अलाइव 8 सेकेंड को साथ में रखा जाएगा तो क्या यहाँ से एस्थर की रिकवरी होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। क्या लिपिड के साथ में 8 सेकेंड को रखोगे तब यहाँ से एस्थर की रिकवरी होगी, नहीं होगी। प्रोटीन को रखेंगे तो क्या एस्थर की रिकवरी होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। आरएनए के साथ में एस्थर की रिकवरी होगी क्या, नहीं होगी। डीएनए के साथ में, डीएनए को अलाइव 8 सेकेंड के साथ में रखा जाएगा तो क्या यहाँ से एस्थर की रिकवरी होगी, तो यहाँ से डेफिनेटली क्या होगी, एस्थर की रिकवरी होगी। तो इस तरह से पता लगा कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन इस तरह से क्या होना कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन होना, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया के सेल में डीएनए का ट्रांसफर होना, क्या होना, डीएनए का ट्रांसफर होना, ये इतना इजी नहीं होता है। क्या होता है, ये इतना इजी नहीं होता। ऐसे नहीं होता है कि ठीक है इन्होंने बोला और वहां पे क्या हो गया कि ट्रांसफर हो गया। मान लो यहाँ पे कम से कम 1000 बैक्टीरिया है, क्या है बच्चों, मिनिमम अगर मान लो यहाँ पर 1000 बैक्टीरिया की कॉलोनी रखी हमने और यहाँ पर 1000 डीएनए के टुकड़े हमने डाले, एस्थर से निकालकर एस्थर बैक्टीरिया के 1000 डीएनए के टुकड़े निकाल के डाले, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो रिकवरी होगी वो 1000 क्या होगी, एस्थर की रिकवरी होगी। यानी कि हर एक बैक्टीरिया की सेल में एक एस्थर का डीएनए चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। डीएनए का ट्रांसफर होना एक बहुत रेयर फिनोमा है, एक बहुत रेयर ही फिनोमा है, ऐसा नहीं होता है, इतना इजीली नहीं है यहाँ पर। लेकिन एस्थर की रिकवरी होगी। यानी कि मान लो कोई 1000 बैक्टीरिया के बैक्टीरियल सेल है, 1000 यहाँ पर 8 सेकेंड जिंदा रखे हुए हैं, 1000 डीएनए के टुकड़े दिए आपने हीट किल्ड एस्थर से, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 बैक्टीरिया ऐसे होंगे यहाँ पर जो क्या होंगे, एस्थर में अपने आप को बदल लेंगे। एस्थर जिनसे रिकवर होगा सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पर कि ट्रांसफर नहीं होंगे। यानी कि ये बहुत रेयर फिनोनिमा है,
इतना आसान नहीं है डीएनए को ट्रांसफर करवाना। लेकिन एट द एंड हमें क्या पता चल रहा है कि एट द एंड वो 7-8 बने या कुछ भी हो, लेकिन हमें ये तो पता चल गया कि इसकी वजह से हुआ ही है कि ये डीएनए की वजह से हुआ है। एस थर्ड के डीएनए की वजह से को ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलेंगे। तो यहाँ पर रिकवरी जो होगी, तो रिकवरी में क्या होंगे कि मेनी आर सेकेंड होंगे, बहुत सारे आर सेकेंड होंगे, और साथ में क्या होगा, फ्यू एस थर्ड, कुछ ही एस थर्ड देखने को मिलेंगे और बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पर आर सेकेंड होंगे। तो फाइनल पता चल गया कि डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और यही जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बेचारा चूहा मर गया था, और यही ट्रांसफर हुआ था एस थर्ड से किसके अंदर, आर सेकेंड के अंदर। लेकिन आपको पता है लोगों को डाउट बहुत आता है, क्या होता है, डाउट बहुत आता है, बच्चों को भी बहुत डाउट आता है, जैसे अभी आपको भी डाउट है कि मैं नीट की तैयारी करके सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा मुझे कोई और फील्ड चूज करना पड़ जाएगा, नीट की प्रिपरेशन करते करते अगर मेरा मान लो नीट क्रैक नहीं हुआ, एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, तो क्या क्या मेडिकल ऑप्शंस और हो सकते हैं, मैं कहीं बीएससी करने तो नहीं चली जाऊंगी। ये सारे डाउट आपको भी आते होंगे जब आप तैयारी करते हो, तब डेफिनेटली बात है। और डाउट पता है सबसे ज़्यादा डाउट हमेशा उसको आता है, डर उसको लगता है जिसकी तैयारी सबसे ज़्यादा हो रही होती है। जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको तो किसी बात का डर है ही नहीं, वो क्यों डरेगा, उसको पता है उसका क्या होने वाला है। डर किसको लगता है, जो एक्चुअल में तैयारी कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी कि डाउट आ जाता है, ठीक है ना। तो इन तीनों को भी डाउट आ गया कि ठीक है डीएनए है, कहीं ऐसा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएनए के साथ साथ कुछ प्रोटीन का अमाउंट भी चला गया हो और प्रोटीन ही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो, लेकिन हमें लग रहा है कि डीएनए है। फिर ये सोचते हैं कहीं प्रोटीन तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आरएनए हो जो डीएनए के साथ में चला गया हो, जिसकी वजह से ये जेनेटिक मटेरियल बन गया और क्या होगा कि भैया एस थर्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, आर सेकेंड से एस थर्ड बन गया। तो इनको भी डाउट आया। अब क्या होगा कि अब फाइनल डाउट क्लियर करने का टाइम है, क्या है हमारा कि फाइनली यहाँ पे अब हमारा डाउट क्लियर करने का टाइम आ चुका है। और इनके डाउट क्लियर करने के चक्कर में हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इनका डाउट क्या था, अब इन्होंने डाउट कैसे क्लियर किया कि फाइनली पता लगाना है अब कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है। तो ये क्या करेंगे अब कि ये ऐसा करेंगे कि हीट किल्ड एस थर्ड को, हीट किल्ड एस थर्ड से इन्होंने क्या किया है कि हीट किल्ड एस थर्ड से जो जेनेटिक मटेरियल हम बोल रहे हैं कि डीएनए है, तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस थर्ड का जो डीएनए था उसको क्या करा कि हर जगह हीट किल्ड एस थर्ड के डीएनए को ये क्या कर रहे हैं, अलाइव आर सेकेंड के साथ में रख रहे हैं। लेकिन ये क्या करेंगे कि एक बार प्रोटीएज एंजाइम देंगे, एक बार आरएनएज एंजाइम देंगे, एक बार डीएनएज एंजाइम देंगे, ताकि क्या होगा कि आपको पता है प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, यानी कि अगर वहां पे प्रोटीन है तो वो खत्म हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी 8 सेकेंड जो है एस थर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब फिक्स होगा कि भैया फिर तो डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से 3 टेस्ट ट्यूब बनानी पड़ेगी यार मुझे। डीएनए प्लस अलाइव आर सेकेंड, और मैं बार बार नहीं लिखूंगी, क्या करूंगी मैं टेक्नोलॉजी को यूज करूंगी, क्या करूंगी, टेक्नोलॉजी को यूज करूंगी, ठीक है। तो 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए इन्होंने। अभी तक इनको क्या कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन ये था, एक सेकेंड, हीट किल्ड एस थर्ड से, हीट किल्ड एस थर्ड से जो डीएनए निकला उसके साथ में सभी जगह पे क्या रख दिया इन्होंने, अलाइव आर सेकेंड को रख दिया। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले तो सब जगह पे क्या रखा है इन्होंने, इसके डीएनए को रखा है, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 क्या करेंगे कि प्रोटीएज एंजाइम से, आरएनएज एंजाइम से, डीएनएज एंजाइम से क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लास्ट में देखेंगे कि रिकवरी ऑफ एस थर्ड होती है या नहीं होती है, रिकवरी ऑफ एस थर्ड पॉसिबल है या फिर नहीं है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ये कि डीएनए और अलाइव आर सेकेंड को रखा इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि इसको प्रोटीएज एंजाइम से क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किया। यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किया। अब प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा कि जितना भी प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रोटीन को क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर देगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए बचेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये डाइजेस्ट कर देगा प्रोटीन को, प्रोटीएज एंजाइम।
फिर क्या किया इन्होंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में कि यहाँ पे इन्होंने किससे ट्रीट किया इसको, आरएनएज एंजाइम से। किससे, आरएनएज एंजाइम से। अब जब आरएनएज एंजाइम से ट्रीट किया तो यहाँ पे क्या होगा कि ये डाइजेस्ट कर देगा किसको, आरएनए को, आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने कि फिर नेक्स्ट ये देते हैं डीएनएज एंजाइम। क्या देते हैं, डीएनएज एंजाइम। डीएनएज एंजाइम जब इन्होंने दिया तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनएज एंजाइम की वजह से कि डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये डाइजेस्ट कर देगा किसको, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि रिकवरी ऑफ एस्थर, कि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रोटीज एंजाइम की वजह से प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है। डीएनए तो एस्थर का है और जिंदा 8 सेकंड है, तो यहाँ पे एस्थर की रिकवरी होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों, क्योंकि डीएनए ही तो जेनेटिक मटेरियल है जो क्या करेगा कि उसी के अंदर कैप्सूल बनाने वाली जीन प्रेजेंट है, जो 8 सेकंड में जाने के बाद में इसके चारों तरफ क्या बना लेगी, कैप्सूल बनाने वाली जीन बना ले, मतलब कैप्सूल बना देगी और इसको एस्थर में कन्वर्ट कर देगी। इधर क्या होगा कि जब हमने आरएनएज एंजाइम दिया तो जितना भी आरएनए यहाँ पे डीएनए के अलावा प्रेजेंट होगा वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है, अब क्या बचा, सिर्फ डीएनए बचा। तो एस्थर की रिकवरी होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। अब लास्ट में इन्होंने क्या किया कि डीएनए था और डीएनए के साथ साथ इन्होंने डीएनएज एंजाइम क्या दे दिया, यहाँ पर ट्रीट किया डीएनएज एंजाइम से, तो डीएनए डाइजेस्ट हो गया। अब जब डीएनए ही डाइजेस्ट हो गया तो हीट यील्ड एस्थर का, जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो 8 सेकंड के अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, और जब कुछ जाएगा नहीं तो 8 सेकंड क्या होगा, एस्थर की रिकवरी नहीं कर पाएगा, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर एस्थर की रिकवरी नहीं होती है, और इस तरह से फाइनल पता लगा कि भैया प्रोटीन था तो प्रोटीन होता, तो प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो चुका है, अगर प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल या फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता तो यहाँ पर एस्थर बनना ही नहीं चाहिए था, लेकिन एस्थर बना, यानी कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अगर आरएनए होता जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो आरएनए के डाइजेस्ट होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, एस्थर की रिकवरी होती ही नहीं, लेकिन फिर भी हुई है, यानी कि क्या है कि आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। लास्ट में डीएनए को ही ट्रीट कर दिया आपने, डीएनए को डीएनएज एंजाइम से क्या कर दिया आपने, डाइजेस्ट करवा दिया। जब डीएनएज एंजाइम की हेल्प से डीएनए डाइजेस्ट हो चुका है तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया यहाँ पर सिर्फ इतना सा होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इतना होगा कि डीएनए ही नहीं बचा। जब कुछ डीएनए बचा ही नहीं तो वो 8 सेकंड में जाएगा कैसे, और डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि यहाँ पर हमें पता लगा कि एस्थर की रिकवरी यहाँ से नहीं होगी जहाँ पर हम डीएनएज एंजाइम को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन क्या था, ये देखिए फाइनल कंक्लूजन निकल गया इनका, क्या हो गया, डाउट क्लियर हो गया, फाइनल कंक्लूजन निकल गया। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि 10 इस प्रकार दे conclude that thus they concluded that DNA caused transformation, DNA की वजह से क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, DNA caused transformation and DNA is the genetic material, DNA is the जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो पता चल गया कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब भी नया कोई इनोवेशन होता है उसको क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है। नई नई चीज जब भी आती है तो उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। पूरा प्रूफ होने के बाद में यहाँ पर तब भी क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो क्या हुआ कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपको पता है कि नई नई कोई भी चीज़ आती है तो उसको रिजेक्शन मिलता है। क्या होता है, उसको रिजेक्शन मिलता है, और इनके रिजेक्शन के चक्कर में हमारे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि इतना सब कुछ प्रूफ करने के बाद में भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे मिलेंगे जो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो फिर एक नया एक्सपेरिमेंट आएगा, हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, तो वहां से हमें कंफर्म हो जाएगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और ये फाइनल बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल होता है बट नॉट, लेकिन अभी भी बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। लेकिन क्या हुआ कि सारे के सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो क्या हुए कि कन्विंस्ड नहीं हुए, कन्विंस्ड। इतनी मेहनत करने के बाद में भी सारे के सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि इनके बाद में आता है, एनसीईआरटी ने तो लिखा है हमारा कि इज द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन हम उस टॉपिक का नाम देंगे
क्या देंगे इस टॉपिक को नाम? हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो बताएगा कि डीएनए ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है, ट्रांसफर करता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब देखिए एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्या आप डिफरेंस बता सकते हो किसके अंदर डिफरेंस बता सकते हो आप कि डीएनए और इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, डिफरेंस बता सकते हो क्या? तो डीएनए, जहाँ पे डीएनए लिखकर एस लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वहां पर क्या है कि डीएनए की मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट है। क्या है कि डीएनए की जब मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे डीएनएज। अब ये नीचे वाला जो डीएनएज है उसका मतलब है कि डीएनएज एंजाइम की बात कर रहे हैं जो क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया। अब हम बता रहे हैं कि इज द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे और इसको मैं नाम दूंगी क्या, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। नाइनटीन 1952 में दिया था। और ये जो ईयर्स है ना बेटा, ये आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट था। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद में, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं अनइक्विवोकल, यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके बाद में सब लोग निशब्द हो जाए, अनक्वेश्चनेबल हो जाए, जिसके बाद में क्या हो कि लोगों के पास में जवाब ना बचे कि भाई ये सच में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। उसके लिए ये फाइनल एक्सपेरिमेंट होगा और उसके बाद में लोग डीएनए तो छोड़ो, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, इस बात को भी क्या कर लेंगे, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट को पढ़ के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए का एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, और इसके बारे में बताया था हर्शे और चेज ने। हर्शे और चेज ने क्या किया, एक ब्लेंडर यूज किया जिसको हम बोलेंगे वेरिंग ब्लेंडर। क्या करेंगे, वेरिंग ब्लेंडर को यूज किया इन्होंने, और उस ब्लेंडर की हेल्प से साथ में इन्होंने आइसोटॉप यूज किए हैं, फास्फोरस और सल्फर के आइसोटॉप्स यूज किए हैं। फास्फोरस का 31 और 32 आइसोटॉप, यानी कि जो है फास्फोरस का 31 और 32 आइसोटॉप्स में क्या होगा कि 32 वाला रेडियो एक्टिव है, और सल्फर के 2 आइसोटॉप ये यूज करेंगे, 32 सल्फर S32 एंड सल्फर S35। तो वहां पे क्या होगा कि S35 रेडियो एक्टिव होता है और S32 रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे ये कि ये बैक्टीरिया लेंगे, किसके साथ में, इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे, और उसको इन्फेक्टेड करवाएंगे किससे, वायरस से, जिसका नाम है T2 बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या करेंगे ये कि 2-3 चीजें इनको जरूरत है कि एक तो ये ब्लेंडर की हेल्प लगेंगे। अब ब्लेंडर क्या होता है आपको पता होगा, किचन में यूज किया जाता है सब्जियों वगैरह को छोटे छोटे पीसेस में क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। मिक्सर अलग होता है, वो तो पूरा लुगदा बना देता है, उसका लुगदी बना देगा, पेस्ट बना देगा। लेकिन वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेस में क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लेंडर यूज करते हैं। तो वही वेरिंग ब्लेंडर के बोला है, वेरिंग एक ब्रांड का नाम है। अलग अलग कंपनी के ब्लेंडर्स आते हैं, आपको पता है, फिलिप्स का ब्लेंडर आता है, हॉकिंग्स का तो नहीं आता है, आई थिंक फिलिप्स का आता है, और बहुत सारे ब्लेंडर है मार्केट में। मेरे घर में फिलिप्स का, इसलिए मुझे सिर्फ फिलिप्स ही माइंड में है। ठीक है, तो फिलिप्स का ब्लेंडर आता है, और यहाँ पर जो वेरिंग ब्लेंडर है वो वेरिंग नाम है ब्लेंडर का। ठीक है, उसको ये यूज करेंगे हर्शे और चेज, और क्या करेंगे ये कि साथ में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लेंगे, किसके, फास्फोरस के और सल्फर के, इकोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करवाएंगे, किसके थ्रू, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू, और अपना एक्सपेरिमेंट ये खत्म करेंगे। और इनके एक्सपेरिमेंट में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, फिर ब्लेंडिंग होगी, फिर लास्ट में सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, और कंफर्म पता चल जाएगा दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि आरएनए भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो पहले हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट में क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर हर्शे और चेज में। द अनइक्विवोकल का मतलब होता है अनक्वेश्चनेबल। क्या होता है, अनक्वेश्चनेबल होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रूफ दैट DNA is the genetic material।
डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूफ करेंगे केम फ्रॉम वेरिंग ब्लेंडर। आ गया नाम, वेरिंग ब्लेंडर। और वेरिंग क्या है, ब्रांड का नाम है। ब्लेंडर एक तरीके का जिसका ब्रांड वेरिंग था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, या इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज। और किस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ये, ऑन T2 बैक्टीरियोफेज। और T2 बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है। ऑन T2 बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस दैट इन्फेक्ट ई कोलाई। और इसको बोलेंगे हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है मैंने कि अनइक्विवोकल यानी कि अनक्वेश्चनेबल प्रूफ दिया जाएगा कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किसके, कहां से आया, वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट से आया, या फिर इसको आप बोल सकते हो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज। क्या बोल सकते हैं, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, जिसमें क्या हुआ था कि इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज पे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और इसकी हेल्प से इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को क्या किया है, इन्फेक्टेड किया है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद में किसी भी साइंटिस्ट का क्या होगा कि किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो हर्शे एंड चेज ने, अब यहाँ पर एक टर्म आई है, इससे पहले हम पढ़ के आए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, बिना बैक्टीरिया के फिजिकल कांटेक्ट में आए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। ट्रांसडक्शन में क्या होगा, ट्रांसडक्शन में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा। कहां से, कि वायरस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। तो किसके अंदर, इकोलाई के अंदर, और इकोलाई को क्या कर दिया जाएगा, इन्फेक्टेड कर दिया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो अब ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन बता देती हूं मैं आपको। ट्रांसडक्शन, तो ट्रांसडक्शन क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ डीएनए ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस। और यहाँ पे वायरस कौन सा है, कि यहाँ पर वायरस है बैक्टीरियोफेज। तो मैंने क्या बताया कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वायरस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ क्या, बिना किसी हेल्प के, बिना फिजिकल कांटेक्ट के, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की बात हो चुकी है। ट्रांसडक्शन काम नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ही आ रहा है इनके एक्सपेरिमेंट में काम। अब क्या किया है इन्होंने, कि इन्होंने आइसोटोप यूज किए हैं, किसके, फास्फोरस और सल्फर के आइसोटोप यूज किए हैं। तो दे यूज्ड, अब आगे हम क्या लिखेंगे, दे यूज्ड आइसोटोप्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। अब सल्फर का कौन सा आइसोटोप यूज किया और फास्फोरस का कौन सा आइसोटोप यूज किया है। तो फास्फोरस के दो आइसोटोप इन्होंने यूज किए हैं, P31 और एक इन्होंने यूज किया है P32। फास्फोरस 31 और फास्फोरस 32। सल्फर के ये दो आइसोटोप्स यूज करेंगे, कौन कौन से, सल्फर S32 और सल्फर S35। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, देखिए कि ये जो फास्फोरस 31 है, ये फास्फोरस 31 क्या होता है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। कैसा आइसोटोप होता है, नॉन रेडियो एक्टिव। क्या होता है,
नॉन रेडियो एक्टिव होता है ये आइसोटोप, जबकि फॉस्फोरस 32 क्या होता है कि ये आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है ये कि ये होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसी तरह से सल्फर में क्या होगा कि सल्फर में S32 वाला तो क्या होता है नॉन रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। और S35 वाला कैसा होता है कि ये S35 वाला होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव होता है। तो दो तरह के आइसोटोप यूज किए इन्होंने, फास्फोरस और सल्फर। इसके अलावा एक बैक्टीरियोफेज यूज किया जिसका नाम है T2 बैक्टीरियोफेज, और जिसको इन्फेक्टेड करेंगे वो है ई कोलाई, और साथ में हेल्प किसकी लेंगे, ब्लेंडर की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव दो तरह के आइसोटॉप्स ये क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैं बात करूं कि अगर डीएनए की मैं बात करूं तो डीएनए में सल्फर होता है या नहीं होता है। क्या ऐसा कोई डीएनए है जहां पर सल्फर प्रेजेंट होता है? क्या सल्फर दिखाई देता है कहीं पे आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में? हम डीएनए पढ़ के आए क्योंकि, तो डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो जहां पर भी डीएनए इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वहां पर रेडियो एक्टिव कौन सा यूज किया जाएगा कि P32 होगा, तब जाके डीएनए इन्फेक्टेड होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। अगर सल्फर की मैं बात करूं तो फिर सल्फर का आइसोटोप क्यों यूज किया है? सल्फर क्या करेगा, सल्फर आपको पता है कि प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन करेगा वायरस का। क्यों? क्योंकि सल्फर से क्या होता है, अमाइनो, सल्फर में क्या होता है कि आपको पता है कि अमाइनो एसिड आप पढ़ के आए हो बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में। बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11th में हम दो तरह के सल्फर अमाइनो एसिड का नाम पढ़ते हैं, मिथियोनिन एंड सिस्टीन। तो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे जो प्रोटीन बनेगा, तो वायरस में प्रोटीन की जगह क्या बनता है, प्रोटीन का कोट बनता है। प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन होता है कैप्सिड या कैप्सिड जिसको हम बोलते हैं। तो कैप्सिड का फॉर्मेशन किससे होगा कि सल्फर जो S35 वाला क्या है, रेडियो एक्टिव इसका आइसोटोप है, उससे होगा। तो आगे मैं क्या बात करती हूँ, आगे मैं बोल सकती हूँ कि फॉस्फोरस is present in DNA। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन वायरल प्रोटीन। कि भैया वायरस के डीएनए में तो फॉस्फोरस प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन वायरस के प्रोटीन में या प्रोटीन कोट में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता। जबकि क्या होता है कि सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर क्या होता है कि सल्फर जो है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रोटीन कोट में प्रेजेंट होगा। तो सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए। सल्फर क्या होता है कि ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है सल्फर, लेकिन डीएनए में सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। आगे यहाँ तक बात समझ में? तो क्यों आइसोटोप यूज किए हैं, फॉस्फोरस यूज किया है ताकि डीएनए बन पाए किसका, वायरस का, और सल्फर यूज किया है ताकि वायरस का क्या बन पाए, प्रोटीन कोट हम बना पाए, इसलिए हम सल्फर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे कि आपको ये पता होगा कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं। क्यों भाई, सल्फर हम क्यों बोल रहे हैं कि सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या होगा कि डीएनए में प्रेजेंट नहीं होगा। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आपको पता होगा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दो होते हैं, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं। और यही सिस्टीन एंड मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कहाँ हेल्प करेंगे, प्रोटीन कोट को बनाने में हेल्प करेंगे वायरस की। अब वायरस क्या होते हैं, आपको पता है कि वायरस जो है वो वायरस ऑब्लिगेट यानी कि स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। वायरस कभी भी आपको, वायरस को हम क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का
कड़ी बोलते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी वायरस को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वायरस को जब तक कोई भी होस्ट सेल नहीं मिलती है, वायरस तब तक जिंदा नहीं माना जाता है, वो डेड है। जैसे ही वायरस को क्या मिलता है, कोई होस्ट सेल मिलता है, वो क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है। यानी कि होस्ट सेल के बाहर तो वो मरा हुआ है, होस्ट सेल के अंदर क्या होता है, वायरस जिंदा होता है। तो वायरस को हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्लिगेटली यानी कि स्ट्रिक्टली क्या होता है, पैरासाइट होता है, अकेले में जिंदा नहीं रहता है। तो viruses are obligately, क्या होता है, वायरस आर ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्टली, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट is they don't have protein synthesis machinery. So they always require a host cell for their multiplication. क्या बोला है कि वायरस जो है ऑब्लिगेटली स्ट्रिक्टली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। क्योंकि वायरस क्या होते हैं कि होस्ट सेल के बाहर मरे हुए ही माने जाते हैं, होस्ट सेल के अंदर जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस कंप्लीटली अपना डिवीजन करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे कि जो होस्ट सेल होगा जिसके बॉडी में ये एंटर करेंगे, कंप्लीटली अपना मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, अपने नंबर्स को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, होस्ट सेल की बॉडी को यूज करेंगे। इनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की, अमाइनो एसिड्स की, नाइट्रोजन बेसिस की, वो सारी की सारी कमियों को यानी कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को ये कहाँ से पूरा करेंगे, होस्ट सेल से पूरा करते हैं। यानी कि अगर होस्ट सेल नहीं होगा तो वायरस क्या करेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास में खुद की क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी नहीं है। ये सामने वाले की जो मशीन है, सामने वाले की जो सेल है, उसकी जो होस्ट सेल की बॉडी है, उसको कंप्लीटली अपनी होस्ट सेल की बॉडी समझ के, होस्ट सेल की बॉडी को अपनी बॉडी समझ के क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग नहीं होते कि घर के बाहर, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो आपके घर में नहीं आते हैं, वो अपने घर में कैसे रह रहे होते हैं, वो अपने घर में ऐसे रह रहे होते हैं जैसे कुछ है ही नहीं इनके पास में, ठीक है, कुछ है ही नहीं, बहुत लिमिट सा खाना, मतलब हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया, ठंडा खा लिया, बासी खा लिया, जो रखा है उसको पहले पूरा कंप्लीट यूज़ करेंगे। अगर देखा जाए तो अच्छे से नहीं रहेंगे, अच्छे से कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन वो जैसे ही आपके घर में आएंगे तो वो होस्ट सेल आपका घर हो गया। आपके घर में आने के बाद में क्या चाहिए, प्रॉपर भैया सुबह शाम का नाश्ता भी चाहिए, चाय के साथ में टोस्ट बिस्किट भी चाहिए, खाने में भी अच्छा गरम गरम खाना चाहिए, और यूज़ करने के लिए यानी कि लगाने के लिए भी प्रॉपर अच्छा सा आप बॉडी वॉश दो, अच्छा सा परफ्यूम दो, अच्छा सा बॉडी लोशन दो, वो सब यूज़ करेंगे। यानी कि क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो होस्ट सेल जो आपका घर मिला है, होस्ट का घर मिला है, गेस्ट को वो उनका ही घर वो समझ लेते हैं। तो ये वायरस भी क्या कर रहा है यहाँ पे कि भैया होस्ट सेल की जो बॉडी है वो मेरी बॉडी है, इस तरह से ये यूज़ करता है, यानी कि उसकी हर एक चीज़ को ये यूज़ करेगा। कुछ कजिन सिस्टर्स में नहीं होता, मतलब लड़कियों को पता होगा ये चीज़, कजिन सिस्टर्स में या फिर सिस्टर्स में क्या होता है कि सिस्टर अपनी कोई चीज़ दे ना दे, लेकिन जैसे ही बहन के घर में आएगी वैसे उसकी बहन का जो भी कॉस्मेटिक होगा, कपड़े होंगे, ड्रेसिंग्स होगा, कबर्ड होगा, वो सब कुछ अपना समझ लेती है, इवन उसके रूम से वो हिलती नहीं है। तो यही होता है। तो ये वायरस भी यहाँ पे कुछ बहनों जैसी हरकतें कर रहा है। तो क्या होता है कि ये जो हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। क्या होता है बच्चों, ये 3 स्टेप्स में एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। इस एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेप है वो क्या है कि फर्स्ट स्टेप को हम बोलते हैं कि क्या होगा कि ये वायरस जो है इकोलाई बैक्टीरिया को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, यानी कि इन्फेक्शन करेगा। फिर हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। वेरिंग ब्लेंडर जो हमने बोला है उससे क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग करेंगे। और क्या करेंगे सेकंड में हम कि जो डीएनए है, वायरस की जो सेल्स है, वायरस की जो सेल्स में डीएनए एंटर हुआ है उसको, और जो प्रोटीन कोट है, सॉरी बैक्टीरिया के जो सेल में डीएनए एंटर हुआ है और जो प्रोटीन कोट है वायरस का, उसको हम सेपरेट करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे,
सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है लास्ट में, कि लास्ट में होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, और ये हम करेंगे। ठीक है, तो ये हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पर अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट हम मुद्दे से शुरू करेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट की हम क्या कर लेते हैं, पहले रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट का फाउंडेशन हम पहले बनाते हैं। क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट है, पहली चीज तो वायरस और बैक्टीरिया का ये जो एक्सपेरिमेंट हम करवाने वाले हैं, वो हम इतने कैपेबल नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है, हम इतने कैपेबल नहीं है कि इसको हम वायरस को प्रॉपरली उठा के बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड करवा, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करवा पाए उठा के वायरस को। ऐसा नहीं होता है। ये कहाँ पर होता है, ये चीजें हो रही होती है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कहाँ पर, लेबोरेटरी के अंदर जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें ये चीज हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कल्चर मीडियम लिया है। क्या किया, एक प्लेट ली है जिसमें बैक्टीरिया के खाने पीने का सामान सब कुछ प्रेजेंट है, यानी कि एक कल्चर मीडियम है। और इस कल्चर मीडियम में हमने क्या रख दिया कि एक इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी रख दी। क्या रख दी, इकोलाई बैक्टीरिया को हमने यहाँ पर रख दिया। अब इकोलाई बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे कि पहले हमने ट्रीट किया है, यहाँ पर किसे ट्रीट किया है कि हमने दिया है इसको, क्या दिया है कि हमने फास्फोरस दिया है और सल्फर दिया है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस हम कौन सा दे रहे हैं यहाँ पर, कि फास्फोरस हम दे रहे हैं 32। फास्फोरस कौन सा, 32 दे रहे हैं, यानी कि फास्फोरस कैसा है, रेडियो एक्टिव है। फास्फोरस हमने कैसा दिया है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया है। जबकि सल्फर हम कैसा दे रहे हैं, सल्फर भी हम S32 दे रहे हैं, यानी कि सल्फर कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव सल्फर दिया है इसको। अब आपको पता है कि सल्फर तो क्या करवाने का काम करेगा, सल्फर जो है वो तो प्रोटीन बनाने का काम करेगा, अमाइनो एसिड बनाएगा। तो सल्फर क्या बना देगा यहाँ पे कि सल्फर जो है वो क्या बनाएगा कि सल्फर जो है सिस्टीन और मिथियोनिन जो है अमाइनो एसिड्स उनका फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और P32 जो रेडियो एक्टिव है वो क्या करेगा यहाँ पर कि ये डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। क्या कर देगा, ये डीएनए का फॉर्मेशन करवाएगा। अब इस इकोलाई बैक्टीरिया पे क्या आ रहा है कि इस इकोलाई बैक्टीरिया पे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि T2 जो बैक्टीरियोफेज है, T2 क्या है, बैक्टीरियोफेज जो है उसको हमने एंटर करवाया, उसको रख दिया। ये आ गया इसकी इकोलाई बैक्टीरिया की जो सेल बोलती है उसके ऊपर। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट था कि इसके अंदर जो डीएनए था उसने क्या किया कि जैसे ही वायरस इकोलाई बैक्टीरिया की सेल वॉल पर बैठता है आके, क्या करता है ये कि उसकी इकोलाई बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है, उसमें छेद करेगा। और उसमें छेद करके क्या करेगा कि अपना डीएनए जो था वो क्या कर देगा, यहाँ पर इसकी इकोलाई बैक्टीरिया की सेल में एंटर करवा देगा। डीएनए क्या करवा दिया इसने, इकोलाई बैक्टीरिया की सेल में अंदर करवा दिया। अब डीएनए को क्या करेगा कि भैया डीएनए आ गया तो वायरस का डीएनए क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेगा। एंड मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बायो इज द ओनली सब्जेक्ट वेयर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर द सिमिलर थिंग। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, और मल्टीप्लाई करके ये क्या करेगा, अपनी डीएनए की कॉपीज को बढ़ाएगा किसके अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। अब आपको पता है कि डीएनए को बनने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, पेंटोज शुगर चाहिए। तो ये नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर, ये कहाँ से प्रेजेंट करवाए जाएंगे इसको, कि ये करवाएगा, कौन प्रेजेंट करवाएगा, फास्फोरस। भाई फास्फोरस यहाँ पे प्रेजेंट है तो सल्फर का तो कोई रोल ही नहीं है, सल्फर तो प्रोटीन कोड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे डीएनए है तो डीएनए की हेल्प से क्या होगा कि डीएनए की हेल्प से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि डीएनए की हेल्प से, सॉरी डीएनए आया है तो फास्फोरस की हेल्प से डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होगा। डीएनए को जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा कि ये इकोलाई की जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उससे लेगा। अब ये पेंटोज शुगर भी लेगा, यहाँ से फास्फोरस भी लेगा। तो हम फास्फोरस देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फास्फोरस है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस है तो यहाँ पर क्या होगा कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस होने की वजह से जो भी डीएनए बनेंगे वो सब क्या बनेंगे कि रेडियो एक्टिव डीएनए बनेंगे। अब इन रेडियो एक्टिव डीएनए के बारे में क्या हो जाएगा, प्रोटीन कोड बन जाएगा। अब आपको पता है कि प्रोटीन कोड तो क्या होगा, प्रोटीन कोट अभी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन कोट बनेगा रेडियो एक्टिव सल्फर से, और यहाँ पर तो नॉन रेडियो एक्टिव सल्फर है। तो हमने फास्फोरस दिया है तो फास्फोरस की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए बना है। अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया की सेल को, बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ेगा और यहाँ से जितने भी ये रेडियो एक्टिव डीएनए है ये क्या हो जाएंगे, मतलब डीएनए जो प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव डीएनए वायरस के सेल कोट में, वायरस की सेल्स बन जाएंगी और उससे क्या हो जाएंगे, ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे। यानी कि कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन ये है कि मैं क्या दे रही हूँ कि मैं दे रही हूँ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। तो बनेगा जो वायरस, जब वायरस का जब डीएनए एंटर करेगा तो वायरस का डीएनए क्या बनेगा, रेडियो एक्टिव बनेगा। अगर मैं P32 दे रही हूँ यानी कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस दिया जा रहा है, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस की वजह से वायरस का क्या होगा, डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा। अब दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, वही कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम में इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी है। यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर आ गया हमारा क्या,
वायरस आ गया, ठीक है। अब वायरस क्या करेगा कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा है, अंदर इकोलाई बैक्टीरिया की सेल में इसने छोड़ दिया, जेनेटिक मटेरियल को छोड़ दिया। यहाँ पर हम दे रहे हैं इसको क्या, P31, यानी कि P31 का मतलब क्या है कि फॉस्फोरस दिया है हमने नॉन रेडियो एक्टिव, क्या दिया है, फॉस्फोरस नॉन रेडियो एक्टिव दिया है। सल्फर हमने दिया है 35, सल्फर कौन सा है, सल्फर है हमारा रेडियो एक्टिव। तो सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर क्या करेगा कि भैया सल्फर का तो एक ही काम है, सिस्टीन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड बनाएगा, सिस्टीन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड बनाएगा। तो जब सिस्टीन और मिथियोनिन अमाइनो एसिड बनाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि डीएनए, जैसे ही वायरस ने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए भेजा है तो डीएनए का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर डीएनए बनते जा रहे हैं, डीएनए क्या हो रहे हैं, डीएनए का नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा है वायरस। अब क्या होगा कि यहाँ पर डीएनए बनाने के लिए ये हेल्प किसकी लेगा, इकोलाई बैक्टीरिया की। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस नॉन रेडियो एक्टिव है तो डीएनए जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए बनेगा। लेकिन सल्फर क्या है, सल्फर रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पर जो इसका प्रोटीन कोट बनेगा, क्योंकि अब क्या होगा, डीएनए बन गया, तो डीएनए बनने के बाद में क्या होगा कि हर एक डीएनए किस में चला जाएगा, एक वायरस का प्रोटीन, वायरस के लिए प्रोटीन का कोड बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, वायरस का बहुत सारा नंबर बढ़ जाएगा, और वायरस क्या करेगा, इस प्रोटीन, इस सेल वॉल को तोड़कर क्या हो जाएगा कि बाहर की तरफ चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब ऐसा होगा कि जब सल्फर रेडियो एक्टिव दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोटीन कोट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा रेडियो एक्टिव बनेगा। यानी कि क्या समझाना चाह रही हूँ मैं, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं बताया मैंने, मैं आपको बता रही हूँ कि 1 बाय 1 जब बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस या रेडियो एक्टिव क्या दिया जा रहा है कि वायरस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस या रेडियो एक्टिव सल्फर दिया जा रहा है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जब दिया जाएगा तो वायरस का जो डीएनए है वो जब इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा तो उस डीएनए से जो नया डीएनए बनेगा, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें किसकी यूज कर रहा है, इकोलाई की, और इकोलाई को हम क्या दे रहे हैं, इकोलाई को हम दे रहे हैं रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो बनने वाला डीएनए जो वायरस का होगा, क्योंकि वो सारी की सारी यूज किसकी करेगा चीजें, इकोलाई की, तो इकोलाई के पास में अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो डीएनए जो नया बनेगा वो कैसा बनेगा, रेडियो एक्टिव। तो वायरस का डीएनए जो नया बनेगा वो रेडियो एक्टिव बनेगा। लेकिन अगर हम सल्फर क्या दे रहे हैं, रेडियो एक्टिव दे रहे हैं, और फॉस्फोरस नॉन रेडियो एक्टिव दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि सल्फर की वजह से प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन होगा। भाई प्रोटीन बनाएगा ना सल्फर, सल्फर क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे प्रोटीन तो बनेगा नहीं, प्रोटीन कोट बनेगा, तो प्रोटीन कोट बनेगा वायरस का। तो जब क्या दे रहे हैं हम, रेडियो एक्टिव सल्फर दे रहे हैं, तो जो प्रोटीन कोड बनेगा वो कैसा होगा, वायरस का रेडियो एक्टिव होगा। यानी कि फॉस्फोरस दिया जाएगा तो डीएनए वायरस का रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन अगर रेडियो एक्टिव सल्फर दिया जाएगा तो सल्फर की वजह से वायरस का प्रोटीन कोड क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या कि अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में हम क्या लिखते हैं कि क्या किया जा रहा है, यहाँ पर T2 जो बैक्टीरियोफेज है, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, T2 बैक्टीरियोफेज multiplied in bacteria containing S35 कि T2 बैक्टीरियोफेज किस में मल्टीप्लाई कर रहा है, बैक्टीरिया की ऐसी वॉल में मल्टीप्लाई कर रहा है जहां पर हम क्या प्रेजेंट है, क्या कंटेन है, क्या प्रेजेंट है वहां पे, सल्फर S35 सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर का S35 प्रेजेंट है, आइसोटॉप, यानी कि यहाँ पर क्या है कि रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है, उस जगह पे T2 बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, दो कंडीशन देंगे हम कि T2 बैक्टीरियोफेज multiplied in bacteria containing P32 कि दो कंडीशन होगी, या तो T2 बैक्टीरियोफेज एक कंडीशन ऐसी देंगे हम जब क्या कर रहा है कि
T2 बैक्टीरियोफेज कब मल्टीप्लाई कर रहा है, जब रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के पास में। और एक बार T2 बैक्टीरियोफेज कब मल्टीप्लाई कर रहा है, जब क्या प्रेजेंट है बैक्टीरिया के पास में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव सल्फर कौन सा था, S35, और S32 वाला नॉन रेडियो एक्टिव था। P32 क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, P31 वाला नॉन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, दो कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और हम बताएंगे किसके बारे में, पहला स्टेप बताएंगे किसके बारे में, फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट इन्फेक्शन। क्या है, स्टेप फर्स्ट जिसका नाम है इन्फेक्शन। पहली में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। अब मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं, लेबोरेटरी के अंदर हो रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा रहे हैं हम। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम वायरस और बैक्टीरिया के इस तरह से रिएक्शंस या फिर क्या करवा पाए, एक्टिविटीज़ करवा पाए, इन दोनों का एक्सपेरिमेंट इस तरह से करवा पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, क्या है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब है। और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है कि ये है हमारा T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, और ये किससे जुड़ा हुआ है, इकोलाई की कॉलोनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक और बना देती हूँ कि ये T2 बैक्टीरियोफेज है और ये इकोलाई से क्या जुड़ा हुआ है कि इकोलाई कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, इकोलाई बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि ये इसके अंदर जुड़ने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पर इसके अंदर क्या छोड़ देगा, ये अपने डीएनए को छोड़ देगा। क्या छोड़ देगा, ये अपने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को यहाँ पर डाल देगा। तो क्या होगा पहले स्टेप में, जब क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर T2 बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, वायरस जो है वो इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या कर रहा है, अपने डीएनए को डाल रहा है। और फर्स्ट कंडीशन हम दे रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो रेडियो एक्टिव हम कर रहे हैं किससे मल्टीप्लाई, कि किससे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है इकोलाई में, कि पहली कंडीशन ये है कि इकोलाई में रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है। तो जब रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारा है क्या, वायरस। क्या है बच्चों, ये हमारा वायरस है। और इस वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये हो गया इसका डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे जब सल्फर क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा, तो हमने क्या बोला था कि सल्फर जब रेडियो एक्टिव होगा तो यहाँ पे वायरस का प्रोटीन कोट क्या बनेगा, रेडियो एक्टिव बनेगा। और जहाँ पे भी रेडियो एक्टिव चीज़ होगी मैं उसको अब क्या करूँगी, ब्लू से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डीएनए है, डीएनए होगा इसका, वो क्या होगा, डीएनए होगा नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसका जो प्रोटीन कोट होगा वो प्रोटीन कोट कैसा है, प्रोटीन कोट बोल दो या फिर इसको कैप्सिड बोल दो या फिर आप इसको एक और नाम दे दो, क्या, कैप्सूल। तो सल्फर की वजह से क्या होगा कि भैया प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव सल्फर है तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कि जो प्रोटीन कोट है वो कैसा होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव होगा। तो देखिए इधर ये हमारी इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया है और इस इकोलाई बैक्टीरिया में से क्या जुड़ा हुआ है कि ये जुड़ा हुआ है हमारा वायरस। और ये क्या है, इसका डीएनए जो क्या कर रहा है, ये इसके अंदर एंटर करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं हम, दूसरी कंडीशन हमने बोली है कि यहाँ पर जब क्या है, सल्फर रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बन गया, इन्फेक्शन इस तरह से होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर अब क्या है, क्या है बच्चों, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस जो है रेडियो एक्टिव है। क्या है, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव है। तो जब फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव होगा तो फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव, अभी हम पढ़ के आए, अभी मैंने पूरी रूपरेखा इसीलिए समझाई थी कि फॉस्फोरस जब रेडियो एक्टिव होगा तो इसका डीएनए, किसका, T2 बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो यहाँ पर डीएनए क्या हो गया इसका, रेडियो एक्टिव। यहाँ पर क्या है, डीएनए जो है वो है रेडियो एक्टिव इस कंडीशन में, और यहाँ पर प्रोटीन कोट क्या है,
प्रोटीन कोड जो डीएनए का है वो है नॉन रेडियो एक्टिव। ये हमारी क्या हुई, इकोलाई बैक्टीरिया है। तो इस पे क्या हुआ, ये लो इकोलाई बैक्टीरिया पे की कॉलोनी है, उसकी वॉल पे छेद अंदर करके कौन आने वाला है कि जो डीएनए आएगा किसका, बैक्टीरियोफेज का डीएनए। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड तो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसका डीएनए क्या है कि इसका डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये इकोलाई हो गया। तो इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पर ये इन्फेक्शन करेगा, यानी कि जब भी इन्फेक्शन होगा पहला स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन में क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन में अगर आप T2 बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करवा रहे हो सल्फर कंटेनिंग से, यानी कि रेडियो एक्टिव S35 से, तो प्रोटीन कोड क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप T2 बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी में क्या प्रेजेंट, इकोलाई को आपने क्या दिया है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिया है, तो यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज होगा उसका क्या होगा, डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो फॉस्फोरस की वजह से डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा और रेडियो एक्टिव सल्फर की वजह से बैक्टीरियोफेज का क्या, प्रोटीन कोड क्या बनेगा, रेडियो एक्टिव बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि इन्फेक्शन होता है, पहले स्टेप में हम इन्फेक्शन करवाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि स्टेप सेकेंड जो है, स्टेप सेकेंड उसमें क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है। क्या होती है, ब्लेंडिंग होती है। अब हम क्या करेंगे कि ब्लेंडिंग करेंगे। हम क्यों करेंगे ब्लेंडिंग, क्योंकि पहली वाली कॉलोनी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीएनए और प्रोटीन कोड आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। प्रोटीन कोड और डीएनए आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे डीएनए अंदर की तरफ बनते जाएंगे, प्रोटीन कोड भी बनेगा साथ के साथ। यहाँ पे भी डीएनए जब अंदर की तरफ आएगा, इकोलाई बैक्टीरिया की सेल में क्या करेगा कि जब वायरस अपने डीएनए को मल्टीप्लिकेशन करेगा तो यहाँ पर वायरस के डीएनए के साथ साथ उसके ऊपर प्रोटीन कोड भी तो बनेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इन्फेक्शन जो पहला स्टेप है, उस इन्फेक्शन में क्या हो रहा है कि डीएनए और प्रोटीन कोड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम अब क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रोटीन कोड को और डीएनए को सेपरेट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। और सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेपरेट करने के लिए हम ब्लेंडर को यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडर को यूज करेंगे। तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया था, इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट था, वायरस का प्रोटीन कोड प्रेजेंट था। ठीक है, अंदर डीएनए हो गया, इकोलाई में बहुत सारा डीएनए भर चुका है, अब वायरस का प्रोटीन कोड। तो ब्लेंडिंग जब की जाएगी तो क्या होगा कि सल्फर कंटेनिंग में तो क्या था कि सल्फर कंटेनिंग में प्रोटीन कोड क्या था, हमारा रेडियो एक्टिव था। तो ये क्या होएगा यहाँ से कि ये प्रोटीन कोड जो है इससे थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन कोड यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है कि इसके अंदर की तरफ ये है हमारा डीएनए प्रेजेंट। किसका, वायरस का। इकोलाई में डीएनए है, अब प्रोटीन कोड को हमने सेपरेट कर दिया ब्लेंडिंग करके। अब यहाँ पे फॉस्फोरस वाले में क्या था कि फॉस्फोरस वाले में जो था कि यहाँ पे प्रोटीन कोड था हमारा नॉन रेडियो एक्टिव, ये नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड, और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्या था, हमारा डीएनए था। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लेंडिंग करने से हमने क्या किया कि प्रोटीन कोड और डीएनए जो साथ में जुड़े हुए थे इन दोनों को सेपरेट कर दिया, प्रोटीन कोड को अलग कर दिया और इसको क्या कर दिया, डीएनए को अलग कर दिया। तो ब्लेंडिंग में हमने क्या किया है कि ब्लेंडिंग में हमने किया है मीडियम इज एजिटेटेड, यानी कि शेक कर गया है। मीडियम इज एजिटेटेड बाय ब्लेंडर टू ब्रेक physical contact between bacteria and empty viral coat। या फिर हम बोल सकते हैं और टू रिमूव empty viral coat from bacteria।
क्या हुआ है कि देखो पहले स्टेप में क्या हो रहा था, पहले स्टेप में ये जो प्रोटीन कोड था क्या था कि ये जो प्रोटीन कोड था वो क्या हो रहा है कि जो इकोलाई बैक्टीरिया की वॉल है उसके अंदर डीएनए तो पहुंचा दिया है, किसने, वायरस ने डीएनए तो सेंड कर दिया, अंदर भेज दिया, लेकिन प्रोटीन कोड अभी भी उसकी वॉल से, उसकी सेल वॉल से चिपका हुआ है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि सेकेंड स्टेप में हमने किया है कि यहाँ पे हमने लिया है एक टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारी इतनी क्षमता नहीं कि हम बैक्टीरिया और किसका, वायरस का कांटेक्ट इस तरह से करवा पाए, इस तरह से हम क्या करवा पाए यहाँ पर कि किसी भी तरीके से बैक्टीरिया और वायरस का हम अपनी तरफ से अपने एंड पर क्या करवा पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए और उसको इन्फेक्टेड कर पाए। सब कुछ कहाँ हो सकता है, लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साथ में थे, दोनों के दोनों साथ में थे, यहाँ पर इन्फेक्शन वाले उसमें पोजीशन में, यहाँ पे ब्लेंडिंग करते टाइम हमने क्या किया है कि ये जो प्रोटीन कोट है, कौन सा प्रोटीन कोट है कि ये वाला जो प्रोटीन कोट था, इस प्रोटीन कोट को हमने क्या कर दिया कि प्रोटीन कोट जो है वो सेपरेट हो गया, किससे, प्रोटीन कोट सेपरेट हो गया। यहाँ पे ये प्रेजेंट है हमारी इकोलाई बैक्टीरिया, क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया की सेल प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस वायरस का डीएनए पड़ा हुआ है। तो ब्लेंडिंग में हमने क्या कर दिया, दोनों को सेपरेट कर दिया। कैसे सेपरेट किया देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बिल्कुल चिपका के बनाया, देखो यहाँ पे बिल्कुल चिपका के बनाया है ये इकोलाई बैक्टीरिया से वायरस का प्रोटीन कोड, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दी, थोड़ा थोड़ा दूर हटा दिया, यानी कि डीएनए से क्या हो गया है, प्रोटीन कोड सेपरेट हो गया है, किसके थ्रू, ब्लेंडिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो इन्फेक्शन हो गया, पहली प्रोसेस में इन्फेक्टेड हो गया, दूसरे प्रोसेस में क्या किया हमने, ब्लेंडिंग कर दी। ब्लेंडिंग करने का मेन पर्पज क्या था कि डीएनए और जो प्रोटीन कोड है वो क्या हो जाए, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या जरूरत थी, सेंट्रीफ्यूगेशन की जरूरत ये थी कि ब्लेंडिंग करने के बाद क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब में, पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है कि प्रोटीन कोड और डीएनए, प्रोटीन कोड डीएनए सब क्या है, ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा है, प्रोटीन कोड डीएनए सब कुछ क्या है, बहुत सारा प्रोटीन कोड, बहुत सारा डीएनए पड़ा हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा कि जितनी भी जो हाई लेवल पे, यानी कि जिसका क्या होगा कि जो लाइट होंगी वो लाइट वेट वाली चीजें तो चली जाएंगी ऊपर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगेशन से जो हाई वेट वाली चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, नीचे बेस में आ जाएंगी। आप कभी भी देखना, अगर आप पैथोलॉजी लैब वगैरह में जाके देखोगे तो ब्लड का जो सैंपल लिया जाता है ना, तो ब्लड के सैंपल से क्या करते हैं कि उस टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, उसको बहुत हाई स्पीड में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, ताकि जितनी भी लाइट वेट वाली चीजें हो वो तो ऊपर की साइड में रह जाए और जितनी भी हाई वेट वाली चीजें हो वो क्या हो जाए, नीचे की साइड में बैठ जाए। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग करने से क्या हो रहा है कि पूरी टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे क्या बोलते हैं डीएनए और बहुत सारा क्या हो रहा है, प्रोटीन कोट हमें दिखाई दे रहा है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ताकि लाइट चीजें ऊपर की तरफ रह जाए और जितनी भी हाई वेट वाली चीजें वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ बैठ जाए। तो अब हमें क्या करना है, हमारा है थर्ड स्टेप, जिसमें हम करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। स्टेप थर्ड में हुआ हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब स्टेप थर्ड में हुआ तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके दिखाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करके दिखा रहे हैं भाई, ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब, किसमें, एक ऐसी वाली टेस्ट ट्यूब जिधर हमने बैक्टीरियोफेज को क्या दिया था कि सल्फर कंटेनिंग S35 दिया था, रेडियो एक्टिव वाला, और इधर वाले में हम क्या दे रहे हैं, P32 दे रहे हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दे रहे हैं। तो इधर देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि जो प्रोटीन कोट है, जब हम सल्फर कंटेनिंग यानी कि S35 दे रहे थे, रेडियो एक्टिव सल्फर दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोटीन कोट क्या हो रहा था कि प्रोटीन कोट बना हुआ था, किसका, प्रोटीन कोट बना हुआ था, यहाँ पर रेडियो एक्टिव था प्रोटीन कोट, तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बना था यहाँ पर, सल्फर की वजह से प्रोटीन कोट क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव बना था। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव बना था, जबकि क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर जो डीएनए था वो क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव था। क्या था, डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हो प्रोटीन कोट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि प्रोटीन कोट क्या होते हैं कि लाइट वेट होते हैं, जबकि डीएनए जो है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ऊपर की तरफ है उसको हम क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट। क्या बोलेंगे, सुपरनेटेंट।
सुपरनेटेंट क्या है यहाँ पर कि सुपरनेटेंट जो है वो क्या है, लाइटर है, मतलब लाइट है, इसका वेट कैसा है, लाइट है। सुपरनेटेंट में ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है वो क्या होंगे, लाइट वेट वाले होंगे, और क्या है ऊपर की तरफ, एम्प्टी वायरल कोट ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। और ये एम्प्टी वायरल कोट कैसे हैं कि ये है रेडियो एक्टिव। और नीचे की तरफ जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेट। क्या बोलेंगे, पैलेट। पैलेट का मतलब क्या होता है कि हैवियर, क्या होगा, हैवियर है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो बैक्टीरिया कैसा हुआ, नॉन रेडियो एक्टिव। क्या बोला मैंने कि सेंट्रीफ्यूगेशन करवा रहे हैं ब्लेंडिंग के बाद में, जो चीज़ें क्या है लाइट वेट है वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगी, और जो क्या होंगे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने के बाद में जो लाइट वेट नहीं है, हैवी वेट है, वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोटीन कोट क्या है, खाली हो चुका है प्रोटीन कोट, एम्प्टी प्रोटीन कोट है। और हमें पता है कि जो S35 से इसको ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, कंटेनिंग में क्या है, कंटेंट में S35 प्रेजेंट है, तो प्रोटीन कोट क्या होगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव होगा। और ये क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, इसलिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सुपरनेटेंट होते हैं। जबकि मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया की कॉलोनी आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ही तो डीएनए प्रेजेंट है, किसका, वायरस का। तो बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या होगी कि जब S35 होगा तो प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन ये जो है, ये डीएनए जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा। और पैलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हैवियर, यहाँ पे क्या है, कॉलोनी प्रेजेंट है बैक्टीरिया की, जिसको हम बोल रहे हैं पैलेट, जो बहुत हैवी है। अब इधर क्या कर रहे थे हम कि फॉस्फोरस दे रहे थे P32, और P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर देखने को मिलेगी हमें कि यहाँ का जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होगी उसके अंदर तो क्या होगा कि डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा कि डीएनए हो जाएगा रेडियो एक्टिव, जबकि यहाँ पे प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो ये देखिए, ये प्रोटीन कोट क्या है, यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव है, और प्रोटीन कोट क्या है, हल्के हैं, तो ये ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, जबकि क्या हो जाएंगी, बैक्टीरिया जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। और इनके अंदर बैक्टीरिया में क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है। सुपरनेटेंट में क्या होगा कि सुपरनेटेंट एम्प्टी वायरल कोट, और ये कैसा होगा, नॉन रेडियो एक्टिव। और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है, पैलेट प्रेजेंट है, किसकी, कॉलोनी प्रेजेंट है बैक्टीरिया की। और ये कैसे होंगे कि ये होंगे आपके रेडियो एक्टिव। तो आप देख सकते हो कि सेपरेट करने के बाद में क्या दिखाई दे रहा है हमें कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंटर करता है तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं करता है। प्रोटीन कोड जो रेडियो एक्टिव होगा वो क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं करता है। बैक्टीरिया के अंदर एंटर क्या करता है, डीएनए एंटर करता है। तो जब P32 से हम क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा। यानी कि ये क्या करेगा यहाँ पर कि जो बैक्टीरिया से ट्रांसफर हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन कोड का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन कोड ट्रांसफर नहीं हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर क्या ट्रांसफर हुआ है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन या फिर कुछ और नहीं होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करेंगे कि मीडियम इज सेंट्रीफ्यूगेटेड। क्यों किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन कि मीडियम इज सेंट्रीफ्यूगेटेड टू सेपरेट बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए बैक्टीरिया एंड एम्प्टी वायरल कोट इन द मीडियम। दोबारा से समझते हैं क्या हुआ कि दोबारा से ये हुआ है कि हर्शे और चेज ने क्या किया है कि हर्शे और चेज ने
P32 रेडियो एक्टिव और S35 रेडियो एक्टिव का क्या किया, आइसोटॉप्स को यूज किया है। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा कि जो वायरस होगा T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, वो क्या करेगा कि बैक्टीरिया की कॉलोनी, बैक्टीरिया क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी को इन्फेक्टेड करेगा। तो क्या करेगा, वायरस जब उसके इकोलाई पर आकर बैठेगा तो उसकी दीवार को तोड़ के, वायरस की, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ के वायरस उसके अंदर एंटर करेगा। अगर क्या है कि यहाँ पर T2 बैक्टीरियोफेज को हम ट्रीट कर रहे हैं S35 से, तो जैसे ही ये उसके अंदर एंटर करेगा, ये किसको यूज करेगा, इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी को यूज करेगा, इकोलाई बैक्टीरिया की जो बॉडी है उसको यूज करेगा अपने फंक्शन को करने के लिए। अब वायरस क्या करेगा, उसकी बॉडी में पहुंचने के बाद में उसको इन्फेक्टेड करेगा। इन्फेक्टेड करने का मतलब क्या है कि अपनी जो कॉपीज है, अपना जो नंबर्स है, उसकी कॉलोनी को बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर क्या होगा कि भाई प्रोटीन कोड भी बनेगा, बैक्टीरिया में डीएनए भी बनेगा, लेकिन अगर S35 क्या प्रेजेंट है कि T2 बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उस मीडियम में S35 रेडियो एक्टिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जितने भी क्या होंगे, वायरस होंगे, उन वायरस के प्रोटीन कोड में क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम T2 बैक्टीरियोफेज जो मल्टीप्लाई कर रहा है, उस मीडियम में क्या है, फोस्फोरस P32 प्रेजेंट है, यानी कि फोस्फोरस जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो जब ये इकोलाई बैक्टीरिया में ये वायरस एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, जब मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम क्या होगा कि इसका जो डीएनए बनेगा वो डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा। इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्टेड होने के बाद में क्या हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद में हमने किया ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्यों की, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने भी क्या है कि वायरस अंदर एंटर हुए हैं इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, उन्होंने क्या कर लिया, डीएनए का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अपना नंबर बढ़ा लिया डीएनए का, और उनके चारों तरफ प्रोटीन कोट भी बन गया। प्रोटीन कोट और डीएनए तो हर कंडीशन में बनेगा, यानी कि चाहे सल्फर रेडियो एक्टिव हो या फिर फास्फोरस रेडियो एक्टिव हो, प्रोटीन कोड भी बनेगा और वहां पर डीएनए भी बनेगा। बस फर्क इतना है कि S35 होगा तो जो बनने वाला वायरस का प्रोटीन कोड होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, लेकिन जब क्या होगा कि P32 होगा तो बनने वाले वायरस का डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इससे पहले हमने देखा कि जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसके साथ में क्या हो रहा है कि प्रोटीन कोड चिपका हुआ है। प्रोटीन कोड क्या हो रहा है, प्रोटीन कोड जो वायरस का है वो बैक्टीरिया की कॉलोनी से चिपका हुआ है। हम चाहते हैं कि ये सेपरेट हो जाए, तो हमने कर दी यहाँ पे ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करते ही ये क्या हो गए कि दोनों प्रोटीन कोड और ये जो हमारा डीएनए बनाया था, मतलब वायरस का जो डीएनए था और प्रोटीन कोड था, ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद में हम देख रहे हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब के अंदर की प्रोटीन कोड और डीएनए, प्रोटीन कोड और बैक्टीरिया की कॉलोनी, प्रोटीन कोड और बैक्टीरिया की कॉलोनी बहुत सारी हो गई है, यानी कि मिक्सअप हो गया है सब कुछ। तो हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, हाई लेवल पे सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा, जितनी भी लाइट वेट वाली चीजें थी वो तो अपर साइड में बैठ गई, और जो हाई वेट वाली चीजें थी वो नीचे की तरफ आ गई। अब प्रोटीन कोड तो क्या होगा, हल्का ही होगा, क्योंकि वायरस का प्रोटीन कोड है, जबकि बैक्टीरियल जो डीएनए है, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसके अंदर क्या है, वायरस का डीएनए प्रेजेंट है। बैक्टीरिया की कॉलोनी के अंदर वायरस का डीएनए प्रेजेंट है, प्रोटीन कोड सेपरेट हो गया है। अब बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो क्या होगा, हैवी होगा ज़्यादा। भाई बैक्टीरिया की कॉलोनी में बैक्टीरिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो वो हैवी ज़्यादा है, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ गए, और प्रोटीन कोड क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि फाइनल हमने ये चीज़ देखा कि जब बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, हम ब्लेंडिंग करके देखा तो प्रोटीन कोड को जब हमने अलग किया और डीएनए को जब हमने अलग किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन से हमने देखा कि प्रोटीन कोड ऊपर बैठ गया है और नीचे बैक्टीरिया की डीएनए आ गई है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि कंक्लूजन यही निकला कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंटर करता है वो क्या एंटर करता है कि डीएनए एंटर करता है। किसका, वायरस का डीएनए एंटर करता है। बैक्टीरिया के अंदर वायरस के प्रोटीन कोड का कोई लेना देना नहीं है। और जब यहाँ पर देखा कि ये रेडियो एक्टिव डीएनए, तो ये रेडियो एक्टिव डीएनए किसका है, वायरस का रेडियो एक्टिव डीएनए है। तो हमने ये कंक्लूजन किया दैट कि जेनेटिक मटेरियल इज द डीएनए, कि प्रोटीन रोटीन कुछ भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, डीएनए होता है। इस वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की कॉलोनी में, बैक्टीरियल सेल में हमें क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए हमें दिखाई दे रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद में ये फिक्स हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन बहुत सारे वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब इन्होंने डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद में ये बात भी एक्सेप्ट कर ली गई कि आरएनए भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस के अंदर। अदरवाइज इस एक्सपेरिमेंट से पहले तक तो बायोलॉजिस्ट ये मानने के लिए ही रेडी नहीं थे कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो देखिए इधर लास्ट में क्या लिख रहे हैं हम, दैस ये पूरा का पूरा जो
बात है ये क्या इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेट करता है दिस इंडिकेट दैट protein of virus doesn't enter. This indicates that protein of virus doesn't enter bacteria, but कि वायरस का प्रोटीन जो है बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता है, बट डीएनए ऑफ वायरस एंटर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या डीएनए जो है वायरस के अंदर एंटर करता है। Thus they proved that DNA is the genetic material। तो इस तरह से इन्होंने क्या प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो एक सेल से, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी कि डीएनए के अलावा क्या होता है, कुछ और जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। लेकिन पहले तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये फाइनल बात हो गई, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर क्या हुआ कि फिर इन्होंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आरएनए इज आल्सो अ जेनेटिक मटेरियल, कि कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए is genetic material, और ये बात बताई थी किसने, RNA is genetic material was proved by Frankel contrasts। फ्रैंकल कॉन्ट्रैक्ट्स ने क्या बताया था कि जिस तरह से डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वैसे ही कुछ वायरसेस में क्या होता है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ऑन टीएमवी वायरस पे, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस पे क्या किए इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किए, और इन्होंने क्या बताया कि कुछ वायरसेस में क्या होता है कि आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी कि कुछ वायरसेस की भाई आरएनए जो है वायरस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या होता है, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन्होंने किसने, फ्रैंकल कॉन्ट्रैक्ट्स ने बताया कि आरएनए इज आल्सो अ जेनेटिक मटेरियल, किसके अंदर, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर। तो क्या सिर्फ टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या किसी और के अंदर, और वायरस के अंदर नहीं होता? तो उन्होंने बोला कि होता है ना। तो एग्जाम्पल्स देखो इधर, एग्जाम्पल्स ऑफ आरएनए वायरसेस, जिनमें क्या है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उनके एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ। कौन सा है, देखो याद करना है, टीआईपी से क्या मतलब है, टी से है हमारा क्या, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, आई से है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसके अलावा टी से है पोलियो वायरस। इनमें क्या होता है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। अब देखिए क्यूबी जो ये बैक्टीरियोफेज है ना, ये क्यूबी बैक्टीरियोफेज आ जाए तब भी इसको सही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये होता है क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज। क्या होता है, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज। तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज को भी सही मानना है, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज को भी सही मानना है। इसके अलावा होता है हमारा रेट्रोवायरस एचआईवी। रेट्रोवायरस लाइक एचआईवी भी क्या होता है कि इसके अंदर भी आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा जो हमारा ये कोविड वाला वायरस है, कोरोना वायरस, इसके अंदर भी क्या होता है, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये अभी के लिए आपको सिर्फ इतने ही जो एग्जांपल्स है वो याद करना है। इसके अलावा भी क्या होता है, बहुत सारे वायरस होते हैं जिनमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ, जिसमें हमने पता लगाया कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है वो क्या था, डीएनए था। यहाँ पर जो हमारी रिसर्च थी वो खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि उसमें हम क्या पता लगाएंगे
कि डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसका हम डिस्कशन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। फिर उसके बाद से जो है वो एक्चुअल में इस चैप्टर की बोलते हैं ना कि पावर हमें दिखाई देगी, क्योंकि वहां से आपकी क्या होगी, मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। और रेप्लिकेशन वाला जो लेक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे, और रेप्लिकेशन वाला बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में 3 ही मैकेनिज्म है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इन तीनों चीज़ों को देख के और पढ़ के आपको लगेगा कि एक्चुअल में आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, और क्यों जेनेटिक्स को हम बहुत डिफिकल्ट चैप्टर जो है वो बोला जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।